हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। सी टेट एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल पर रेगुलर क्लासेस आ रही हैं, जैसे साइंस की, एसएसटी की और ईवीएस की। आज की जो हमारी स्पेशल क्लास होने वाली है वो साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास के अंदर, और ये हमारी सी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं प्रश्न की बात करूं कि जिस तालाब के जल में ना टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं, उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि वो कौन सा एक हमारा एलिमेंट, कौन सा ऐसा तत्व, कौन सा ऐसा मिनरल्स है जो उस पानी में होना चाहिए जिस पानी के अंदर टैडपोल वृद्धि करते हैं, मेंढक के जो बच्चे होते हैं। क्या ऑक्सीजन होनी चाहिए, क्या क्लोरीन होनी चाहिए, क्या नाइट्रोजन होना चाहिए, क्या आयोडीन होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है, क्योंकि आयोडीन जिस पानी के अंदर होता है उसमें टैडपोल बहुत जल्दी से वृद्धि करते हैं। इसीलिए टैडपोल ज़्यादातर आपने देखा होगा थोड़ा दलदली वाले जगह पर भी पाए जाते हैं, क्योंकि दलदली वाले पानी के अंदर आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है, या जिसके अंदर घास फूस होता है जिस पानी के अंदर, उसमें भी टैडपोल जल्दी वृद्धि कर जाते हैं। तो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। देखो, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट दिया गया है कि यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पीशीज के व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि यह किसी दिए गए क्षेत्र के केवल पादप, जिसे हम लोग पादप जात कहते हैं या प्राणी जात कह रहे हैं, फ्लोरा एंड फोना जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब जिसमें प्लांट्स आ रहे हैं पूरे, या फिर हमारे एनिमल्स आ रहे हैं, कि किसी विशेष स्पीशीज का उल्लेख करते हैं। क्या ये सही है? क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जाएगा, यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात या प्राणी जात की विविध स्पीशीज का उल्लेख करती हैं? क्या ऑप्शन नंबर डी है कि यह जानवरों के लिए कृत्रिम रूप से बनाए जाने वाले संरक्षित क्षेत्र का वर्णन करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जैव विविधता के बारे में इसमें सही कथन छांटना हमने क्या होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि मैं बात करूं आपसे कि इसके अंदर बात की गई है कि यह किसी दिए गए क्षेत्र के, जो हमारा एक सी ऑप्शन है ना, कि यह किसी दिए गए क्षेत्र के ना पादप जगत और प्राणी जगत की विविधता, एक डिफरेंट स्पीसीज का उल्लेख करती है। तो यहाँ पर क्या है कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जब किसी एक ही जगह पर रहते हैं तो वहाँ पर हमारा जैव विविधता पाई जाती है। नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो यहाँ पर ये कोशिका से संबंधित हमारा निम्नलिखित पद दिए गए हैं, जैसे क्रोमोसोम्स गुणसूत्र है, जीन्स है, न्यूक्लियोल्स, ये केंद्रिका है, या फिर हमारा राइबोसोम्स है। तो इसमें बात की गई है कि इनमें से किसी कोशिका के केंद्रक के भाग हैं, मतलब इनमें से कौन सा केंद्रक का भाग नहीं है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर नहीं वाला शब्द नहीं है यूज, ठीक है। तो कौन सा कोशिका के केंद्रक का भाग नहीं है? केंद्रक के अंदर भाई देखो क्रोमोसोम्स भी होते हैं, केंद्रक के अंदर जीन भी होते हैं, केंद्रक के अंदर हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोलस केंद्रिका भी होती है। तो यहाँ पर राइबोसोम्स केंद्रक के अंदर नहीं होते हैं। तो इनमें से हमें सही कथन छांटना है कौन कौन से हैं। तो ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो ए बी सी किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर है। यहाँ पर ये सही आंसर है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे, ओके, प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण दिए गए हैं नीचे, और उनमें से हमें सही कथन छांटना होगा कौन सा सही होगा। देखो, प्लास्टिक अगर मैं बात करूं तो क्या वो टिकाऊ, विद्युत सुचालक, या ये क्या है दिया हुआ है यहाँ पर, अभिक्रियाशील होती है। तो क्या ऐसे होती है? देखो, इसका सही सटीक आंसर हम लोग ढूंढ के मैं आपको बता दूं पहले तो, कि टिकाऊ, ऊष्मा सुचालक, अनअभिक्रिया। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही जाएगा। कैसे सही जाएगा? क्योंकि प्लास्टिक टिकाऊ होती है, ठीक है। प्लास्टिक जो होती है वजन में हल्की होती है। देखिए, हम लोग बात करें अन्य मेटल की, क्योंकि कुछ चीज़ें मेटल से भी बनाई जाती है और बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से भी बनाई जाती है, लेकिन प्लास्टिक से ही वो चीज़ें क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वो हल्की हो चीज़ें, है ना। इसके अलावा अनअभिक्रियाशील होती है। अनअभिक्रियाशील मतलब वो क्या हो जाती है, नॉन रिएक्टिव होती है, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करेगी। जैसे लोहा हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, यहाँ पर उष्मा की ये जो जितने भी धातु होती है उष्मा के चालक होते हैं, लेकिन प्लास्टिक उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। इसलिए वो नॉन अभिक्रियाशील होती है या नॉन रिएक्टिव होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन या फिर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें, मैं अपना एक कान स्टील के, यहाँ पर देखो मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ
कि यहाँ बोला गया कि मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ। आपने कभी देखा होगा, कभी पहले ज़माने के अंदर जिस समय कुछ एप्लीकेशन नहीं थी, कुछ अनुमान नहीं हुआ करता था, कंप्यूटराइज चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो उस समय ना पटरी पर कान लगाकर सुना करते थे कि ट्रेन कितने पीछे है या कितने पास में है। तो यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट दिया गया कि मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं कि मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। क्या ये सही हो जाएगा? क्या बी ऑप्शन है कि वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है? तो ये क्या चीज़ है इसमें? फिर गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों से अधिक चाल में गमन करती है। तो यहाँ पर बात की गई है कि उपरोक्त 3 कथनों में से यह कथन पहचानिए कि इनमें से कौन सा प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन कर रहा है, और कौन सा निष्कर्ष कंक्लूजन निकालता है। देखो भाई, यहाँ बात आ रही है कि पहला ऑप्शन तो आप लोग छांट लो कि मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। तो ये तो हमारा एक प्रेक्षेपण है, ये तो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। फिर वायु की तुलना में ध्वनि स्टील से भी अधिक चाल से गमन करती है, तो ये एक प्रकार का कंक्लूजन है, क्योंकि यहाँ पर बात बोली गई है, यहाँ की क्वालिटी बताई जा रही है किसकी? ध्वनि की। इसके अलावा गैसों की तुलना में ठोसों में ध्वनि ज़्यादा तेज चलती है, सी ऑप्शन में दिखाया गया है। तो ये भी हमारा क्या है कि कंक्लूजन है, एक प्रकार का निष्कर्ष है। तो यहाँ ए ऑप्शन जो है वो प्रेक्षेपण है या प्रेक्षक है, जिसे हम लोग ऑब्जर्वेशन किया, हमने ऑब्जर्व किया कान लगाकर। और बी और सी जो है हमारा क्या था? पटरी शीघ्र सुन लेते हैं। हाँ ठीक है, तो बी और सी हमारा क्या है? ये हमारा निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही चला जाएगा। देखो, ध्वनि जो होती है, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, गैसों में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे क्वेश्चन की, किसी आनत तिरछे मतलब समतल प्लेन पर एक गेंद द्वारा लुढ़काए हुए तय की गई दूरी और उस आनत तिरछे, जिसे हम लोग तिरछा कह रहे हैं ना, तो एक समतल लेयर है कोई, है ना। तो समतल लेयर जो है हमारी या प्लेन सतह है, उस प्लेन सतह को हमने तिरछा कर दिया और उसके ऊपर बॉल गिरा दी, तो बॉल तो लुढ़केगी भाई, है ना। फिर समतल के कोण के बीच के संबंध में एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो भाई देखो, एक कोई समतल प्लेन है हमारी, उसके ऊपर हमने क्या करा? बॉल डाली और बॉल डाल के वो लुढ़क गए नीचे। फिर हमने देखा वो कितने डिग्री का एंगल उसमें बन रहा है, एंगल की भी बात आ रही है। तो यहाँ पर क्या करा? उसे ग्राफ में बनाकर दिखाया गया है। तो यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? क्या वो परिकल्पना का है? परिकल्पना मतलब मेकिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस चीज़ें तो हम लोग अपने दिमाग में सोचते हैं, तो लेकिन ये तो प्रैक्टिकली है। उसके बाद ये है कि अनुमान लगाना, गैस करना। तो गैस क्या करेंगे भाई? जब वो उसने ग्राफ दिखाया गया है तो हमें देखना है। उसके बाद निर्वाचन व्याख्या करना या इलेक्ट करना, एक्सप्लेन करना, तो ये भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पर संप्रेषण करना, कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग कि वो जो लुढ़की हुई बॉल थी और जो हमारा ग्राफ दिखाया गया है, तो उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन वाली बात चल रही है, तो संप्रेषण करना। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें जरा कि वो है पोलियो का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉसेज ऑफ पोलियो? तो पोलियो जो हमारा होता है, क्या वो प्रोटोजोआ से होता है, क्या वो बैक्टीरिया से होता है, क्या वो वायरस से होता है, क्या वो फंगाई फफूंद से होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर है, क्योंकि वायरस जो है, वायरस के कारण ही पोलियो रोग होता है। इसके अलावा HIV वायरस से होता है हमारा, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, जो छोटी माता बड़ी माता, चिकन पॉक्स वगैरह इत्यादि, ये करके क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो इनको भी ध्यान रखें आप लोग, बीमारी से संबंधित कुछ टॉपिक्स को पढ़ के जाना जिस समय CTET का एग्जाम आपका होगा। नहीं तो हम अपनी वीडियो के अंदर भी बीमारी से संबंधित क्लासेस अपनी डालेंगे। नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर, मतलब एक प्राइमरी से लेकर ऊपर वाला जो जूनियर लेवल है, वो उस लेवल पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य, मतलब डिजायर्ड मतलब एक होता है अवांछनीय, जो जबरदस्ती किसी चीज़ में आ गया हो। एक हो गया वांछित, जो डिज़ायर करता हो। डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा हुआ है, तो हमें देखना है वो कौन सा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा कि विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों और उसके अनुप्रयोगों की जानना। ऑप्शन नंबर 2 है कि विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं की याद करके उपलब्ध
ज्ञान प्राप्त करना, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों का आत्मसात करना, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य या सौंदर्य परत की अनुभूति, या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सृजनात्मक का पोषण करना। देखो यहाँ पर बात की गई है वांछित उद्देश्य, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव की, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो नहीं पूछने वाली बात तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारे सेकंड सही चला जाएगा, क्योंकि इसमें याद करने वाली बात बोली जा रही है। देखो याद करने वाली बात बोली जा रही है विज्ञान के अंदर, क्योंकि वो तो एक प्रैक्टिकली बात हो रही है, अनुप्रयोग होती है, जिज्ञासा होती है, सौंदर्य तक होती है ना, प्रौद्योगिकी, सृजनात्मक क्रिएटिविटी उसके अंदर होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर विज्ञान की प्रक्रिया और विषय वस्तु को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना, तो ये गलत हो जाएगा भाई यहाँ बिल्कुल, है ना। तो नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे क्वेश्चन की, वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति शिक्षार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। ज्ञान की खोज के लिए कौन सी तकनीक हमारे लिए सबसे अच्छा अवसर प्रदान कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखें जरा कि शिक्षार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा, टीम शिक्षण मतलब होता है कि जो शिक्षार्थी होते हैं उनका एक समूह बनाया, उनको एक टीम बनाई, उस टीम शिक्षण के द्वारा दैनिक उपयोग और सामग्रियों के विषय में शिक्षा दी जा रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हमें आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल पहला ऑप्शन इस दर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि शिक्षार्थियों को टीम शिक्षण मतलब जो टीम हमारा ग्रुप है उसके शिक्षण, टीचिंग द्वारा दैनिक उपयोगों की सामग्री, जो डेली हमारे यूजेस में यूज़ होने वाले टूल्स हैं, टूल्स के विषय में शिक्षा दी जा रही है। तो ये सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है हमारा ज्ञान को खोजने के। नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न की, वो है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये हमारे प्राथमिक लेवल पर भी और ये जूनियर लेवल पर भी आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि व्याख्या कीजिए कि हम सदैव चंद्रमा का एक ही पक्ष जो पाव होता है क्यों देखते हैं, उसकी व्याख्या करना। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा कि मान लीजिए कि यदि चंद्रमा अपना स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता तो तब इसकी कलाएं होती, मतलब इसकी कलाएं होती क्या। उसके बाद क्या है कि ऑप्शन नंबर थर्ड है कि दिन के समय उल्काएं दिखाई नहीं देती हैं, कारण सहित व्याख्या कीजिएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि चंद्रमा अपनी आकृति प्रतिदिन क्यों बदलता है। देखो भाई चंद्रमा अपनी आकृति क्यों बदलता है, सभी को पता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके बाद सूरज की जब रोशनी उसके ऊपर पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, अपनी आकृति को चेंज करेगा, और यही आकृति उसकी कलाएं कहलाती हैं, है ना, जिसको फेसेस कहते हैं हम लोग, मून फेसेस। ठीक है, तो भाई मून की कलाएं जो होती है, यहाँ पर स्टार्टिंग में पहला ऑप्शन दिया गया है कि चंद्रमा सदैव मतलब सदैव चंद्रमा एक ही पक्ष क्यों देखते हैं हम लोग, एक ही पक्ष क्यों देखते हैं, एक पक्ष तो हम लोग नहीं देखते। तो ये एक बड़ा सिंपल सी बात अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर क्यों होगा, क्योंकि इसने कहा कि मान लीजिएगा कि यदि चंद्रमा अपना स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता तो क्या तब भी हमें कलाएं दिखाई देती। कलाएं का मतलब जैसे एक छोटा सा चंद्रमा दिखाई दे रहा अमावस्या के दिन, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है, फिर पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई देता है। वो उसकी कला होती है, वो उसकी कलाएं होती हैं, फेसेस होते हैं। तो जिस समय अगर उसका अपना खुद का प्रकाश होता तो वो तो पूरा दिखाई देता ना भाई, हमें कंप्लीट दिखाई देता, क्योंकि वो पूरा उत्सर्जित करता प्रकाश, जैसे सूर्य है, तारे हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अभी तो वो कम प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब जो उत्सर्जित हमारी लाइट आती है, परावर्तित लाइट आती है, वो तो थोड़ी थोड़ी हमें दिखाई देता है उसका फेसेस। तो इसीलिए यहाँ पर ये बिल्कुल सही चला जाएगा, क्योंकि ओपन एंडेड है, क्योंकि इसे हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छी बातें लिख सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये हमारा। तो नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे क्वेश्चन की, वो है कक्षा 7 के किसी विद्यार्थी का यह कथन है कि हम पृथ्वी में रहते हैं और यह गोल है, और इसके कारण ही कोलंबस का जहाज अपने आरंभिक बिंदु पर लौट गया था, क्योंकि जहाँ से कोलंबस चला था उसके बाद वो वापस वहीं पर लौट आया था। तो कक्षा 7 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस प्रक्रिया के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी।
तो यहाँ पर एक सबसे बेस्ट उसकी एडवाइस पूछी गई है कि कौन सी होगी। तो इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई। देखो अगर मैं बात करूँ आपसे कि इसमें सही आंसर मैं पहले देख लेता हूँ, है ना, सारे पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। अंतरिक्ष में दिए गए चित्रों को करके संभावना को चुनौती दीजिए और ये समझने में सहायता कीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या। हाँ, बिल्कुल बढ़िया, है ना। देखो यहाँ पर इसका सही कथन जो होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या की गई जी है, देखो यहाँ इसने कहा कि विज्ञान शिक्षक के लिए इस प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम उदाहरण या सलाह क्या होगी। तो अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों को प्रस्तुत करके, जो अंतरिक्ष से चित्र लिए गए हैं, जैसे पृथ्वी के गोल के बारे में दिखाया गया है, पृथ्वी की आकृति के बारे में दिखाया गया है, पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में दिखाया गया है, तो वो सबसे अच्छा एक सर्वोत्तम उदाहरण, एक सर्वोत्तम हमारा एक सलाह हो सकती है, एडवाइस हो सकती है ऐसे। तो अंतरिक्ष से लिए गए जो चित्र हैं हमारे, उनको प्रस्तुत करके बच्चों की संकल्पना को चुनौती दीजिए और उसे यह समझने में सहायता कीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी बड़ी है। मतलब कोई छोटी मोटी त्रिज्या नहीं है पृथ्वी की। तो वो सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन बता सकते हैं पृथ्वी का, उसकी रेडिएशन बता सकते हैं, उसके समुद्री जल का स्तर बता सकते हैं कितना ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, कितने एरिया में कॉन्टिनेंट फैले हुए हैं। तो वो उस समय ये सारी संकल्पना के माध्यम से हम लोग बता सकते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें आपसे। ओके, मानव में जनन की अवधि, रिप्रोडक्शन पीरियड ऑफ ह्यूमंस की घटनाओं का सही क्रम पूछा हुआ है, क्या होगा। देखो जिस समय हम लोग कहते हैं कि एक बच्चा जो होता है माता के पेट में एक बड़ा होता है ना, एम्ब्रियो बनता है, तो उससे पहले की कुछ घटनाएं भी होती है। जैसे कि सबसे पहले जो होता है वो युग्मक होता है, जिस समय हमारा एक स्पर्म और एक एग आपस में मिलता है, तो वो फिर क्या करता है, एक युग्मक बनाता है, गैमेट बनाता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फिर निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है अंदर हमारे, है ना। उसके बाद क्या होता है कि युग्मनज होता है ना, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ युग्मक नहीं, युग्मनज है। तो युग्मनज का मतलब होता है जाइगोट बनता है। देखो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो मतलब एक छोटा सा जो एक माता के शरीर में भ्रूण होता है, वो एम्ब्रियो जब बनता है उससे पहले जाइगोट, फिर फर्टिलाइजेशन उससे पहले, और सबसे पहले होता है गैमेट। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बिल्कुल सही आंसर है। तो युग्मक बनना, फिर निषेचन, युग्मनज और भ्रूण का निर्माण होना उसके बाद में होता है। फिर भ्रूण धीरे धीरे विकसित होता है और तब जाकर एक बच्चा जो होता है वो पूर्ण विकसित हो जाता है माता के शरीर में। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं आपसे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा हमारा। ये हमारा कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ में या फिर फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ये है ना, यहाँ पर स्क्वायर है, की समता एक समान चाल से फिसल रहा है, तो इस पिंड में लगने वाला बल जो होगा वो कितना होगा। ये बीच की लाइन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सीटेट के अंदर बहुत सारे लेंथी क्वेश्चन होते हैं और घुमाने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन हमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। सटीक चीज़ों को पढ़ लो और एक उसके बाद तुरंत आंसर दे दो। तो यहाँ अगर बात की जा रही है कि हाँ भाई इसमें कितना बल कार्य करेगा, तो बल का सूत्र क्या होता है भाई, F बराबर हमारा ये होता है ma, ठीक है। F बराबर क्या होता है, ma होता है। और देखो यहाँ पर कितने न्यूटन का फोर्स है, मतलब कितना द्रव्यमान है हमारा, 6 किलोग्राम का द्रव्यमान है। और एक समान चाल से जब भी कभी शब्द आता है, जब भी कभी ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए और लिखा रहे कि एक समान चाल से, मतलब कभी तेज हो रहा है कभी कम हो रहा है, ऐसे नहीं हो पा रहा है, वो एक समान चाल से चल रहा है। और जब भी कभी एक समान चाल से चलता है तो उसका त्वरण हमेशा क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। और जब 0 की मल्टीप्लाई हम लोग 6 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे। ओके, टार्ट्रिक अम्ल, जो हमारा टार्ट्रिक अम्ल होता है उसके अंदर वो, मतलब वो किसके अंदर पाया जाता है, क्या वो नींबू के अंदर होता है, कच्चे आम के अंदर होता है, अंगूर के अंदर होता है, आंवला के अंदर होता है। तो इनमें से 2 पेयर कौन से हैं जिसके अंदर टार्ट्रिक अम्ल होता है, तो वो है हमारा कच्चा आम और अंगूर, C और D ऑप्शन, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन राइट चला जाएगा इसके अंदर। नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे, है ना, तो वो है निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिएगा। खाने योग्य तो सारे हैं भाई, लेकिन नीचे कुछ स्टेटमेंट दिखाया गया। इनमें से पौधों का ऐसा युगल चुनिएगा जिनमें से 2 या 2 से अधिक खाने के भाग होंगे इनके अंदर, ठीक है भाई। केला जो होता है, केले के तो हम लोग फूल भी खाते हैं,
केला, केरल के अंदर केले के फूल को सब्जी होती है, इसका तना भी खाया जाता है, इसके पत्ते का भी प्रयोग कर लिया जाता है ना। उसके बाद बैंगन नहीं किया जा सकता, भिंडी नहीं की जा सकती, लेकिन कद्दू जो होता है, कद्दू के बीजों से दवाई भी बनती है, कद्दू के बीजों का भी प्रयोग किया जाता है खाने में, और कद्दू की जो हमारी पत्ती होती है उसको भी प्रयोग किया जाता है खाने में, ठीक है। और कद्दू जो फल होता है उसको भी प्रयोग किया जाता है फल के रूप में। तो यहाँ पर क्या है कि दो ऑप्शन इसमें से कौन से सही जाएंगे जिनको हम लोग खाने में जो उसके दो से ज़्यादा पार्ट को हम लोग प्रयोग करते खाने के लिए, तो वो हमारा क्या है कि केला है और एक कद्दू है। ए और डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे क्वेश्चन की, बड़ा महत्वपूर्ण ही प्रश्न है हमारा ये कि विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्ति हमारी होती है पर्सनल, इंडिविजुअल जिसे हम लोग कहते हैं, लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। अभिव्यक्ति एवं मूल विकास है ना, फंडामेंटल डेवलपमेंट के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। तो जब भी कभी ऐसे आ जाता है ना, तो अभिव्यक्ति और एक मूल विकास को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा इवैल्यूएशन कौन सा होगा, तो आपका आंसर क्या लगेगा इसमें से? कागज, पेंसिल, जांच, सूची जिसे चेकलिस्ट कहते हैं, वो तो टिक और ना और हाँ होता है, रेटिंग स्केल होता है, या फिर अवलोकन होता है। अवलोकन इज द बेस्ट आंसर चला जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो होता है हमारा तभी तो हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग मूल विकास को देख रहे हैं या फिर अभिव्यक्तियों को देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद तब उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। नंबर नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न की, तो वो है हमारा कि वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कथन से आप सहमत नहीं होंगे। कौन सा ऐसा कथन है जो वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में सही नहीं होगा? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष मतलब जिसे हम लोग कह सकते हैं एब्सोल्यूट, पूरा, ठीक है, निश्चित मतलब फिक्स्ड, और शाश्वत मतलब इंटरनल जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ क्या ये ऑप्शन सही जाएगा? क्या वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अंत स्थापित होता है? जी। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है कि वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकालता है, ठीक है, सिद्धांतों से निकलता है हमारा, कई सारे सिद्धांत होते हैं उससे निकलता है वैज्ञानिक ज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा वैज्ञानिक ज्ञान जो के विकास में कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक सम्मिलित होते हैं। जी हाँ, कल्पना शक्ति भी होती है और ये क्रिएटिविटी भी होती है। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है, क्योंकि ज्ञान केवल फिक्स नहीं है, वैज्ञानिक ज्ञान केवल फिक्स नहीं है, केवल इंटरनल नहीं है, केवल एब्सोल्यूट नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाएगी। नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे प्रश्न की, एक शिक्षक किसी अधिगम के उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है कि सरल विद्युत परिपथ होता है हमारा का उपयोग करके किसी उपकरण का निर्माण करना। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक प्रकरण कॉग्निटिव प्रोसेस को से सम्मिलित या सम्मेलन करता है, मेल खाता है? तो क्या इसका सही आ जाएगा आंसर कि एक शिक्षक जो है वो सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके कोई उपकरण बनाता है। तो भाई ऐसे करके वो कोई प्रैक्टिकल कर रहा है, तारों को जोड़ रहा है, सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके कोई उपकरण बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा सुमेलित करेगा? क्या अंडरस्टैंडिंग समझ, क्या स्मरण मेमोरी, क्या विश्लेषण एनालिसिस, क्या सर्जन क्रिएशन? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिएशन जो है हमारा वो एक क्रिएटिव कार्य कर रहा है, किसी चीज़ को बना रहा है, तो ये आंसर इसका सही चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करें आपसे, तो वो है कि एक अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधता लिमिट को पूरा करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 पाठ्यक्रम में छाया बनने के संप्रत्यय जिसे कंसेप्ट कहते हैं, छाया कैसे बनती है उसका कंसेप्ट की बात आ रही है, तो के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वैधता का सर्वाधिक औचित्य प्रोप्राइटी से पालन होता है? तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब छाया बनती है तो इस तरीके से कोई शेडो बन रही है, उसका कंसेप्ट समझाया जा रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो निम्नलिखित में से कौन सी वैधता मतलब एक लिमिट जो हो जाती है हमारे सर्वाधिक औचित्य से पालन करती है? क्या वो प्रोसेस है, क्या वो परिवेशीय जिसे कहते हैं हम लोग, या फिर विषय वस्तु थीम है, या फिर वो हमारा संज्ञानात्मक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक, मतलब एक सोच विचार करना, गहरी सोच उपलब्ध करना। यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा।
नंबर नेक्स्ट की मैं बात करूँ आपसे क्वेश्चन की, तो वो है हमारा निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ना जो प्लैनेट्स होते हैं, जो हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनसे संबंधित साइंस के अंदर प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पर किसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? क्या यूरेनस का नहीं है? क्या शुक्र का नहीं है? क्या बृहस्पति का नहीं है? क्या मंगल का नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शुक्र ग्रह का नहीं है और ना ही बुध ग्रह का कोई भी अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो ओके, नंबर नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करेंगे, तो वो है हमारा कि मानव नेत्र मतलब मानव की आंखें जो है ना, उसमें शलाव और शंकु के विषय में सही कथन का चयन कीजिएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रोड्स एंड कॉन्स। कॉन्स हमारा होता है शंकु और रोड्स होती है हमारी शलाएं। देखो यहाँ पर हमारी रेटिना होती है और रेटिना के पास में ही हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं इस तरीके से, जिसे हम लोग पुतली भी कहते हैं, उसी में कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये क्या करके क्वेश्चन पूछा गया कि मानव नेत्र, शला और शंकु के विषय में सही कथन का चयन कीजिएगा। तो यहाँ क्या है कि देखो ऑप्शन बिल्कुल सही मैं आपको बता दूँ, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका बिल्कुल सही है। शंकु जो है वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है, सेंसिटिव होता है। जो हमारे आँखों में पाए जाने वाला शंकु होता है वो क्या हो जाता है कि तीव्र प्रकाश के लिए जो है वो सेंसिटिव होता है। वो जब जैसे तीव्र प्रकाश आता है तो वो एकदम से संकुचन करता है। और हमारा क्या जो एक शलाएं होती है ना, वो जो कम प्रकाश होता है वो कम प्रकाश के लिए संवेदनशील होती है। तो ये दोनों के दोनों इस तरीके से काम करती हैं कि कम प्रकाश के लिए संवेदनशील शलाएं हैं और अधिक प्रकाश के लिए जो है संवेदनशील या फिर सुग्राही जो है वो हमारा शंकु होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही गया है। नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे, ओके, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिएगा। विचार क्या करेंगे हम लोग कि तड़ित है, एक गर्जन है, क्या भूस्खलन है, सुनामी है, बाढ़ है। तो भूकंप से हो सकता है इनमें से क्या तड़ित होता है, गर्जन होता है। गर्जन का मतलब होता है बिजली कड़कना, तड़ित का मतलब होता है बिजली गिरना। और भूस्खलन जो है हमारा, एक तो वो जो मिट्टी का स्खलन हो रहा है, सुनामी आ जाती है, लहरें आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ मतलब कि भाई कोई बांध टूट गया, डैम टूट गया, कोई भूस्खलन हो गया, बहुत तेजी से नदियों का बहाव आ जाता है। तो यहाँ पर भूकंप से क्या हो सकता है, तो भाई इसमें सही आंसर चला जाएगा हमारा CDE। देखो यहाँ पर CDE तो ऑप्शन में कोई है ही नहीं, तो लेकिन ये फिर भी हम फोर्थ आंसर लगा देंगे इसको। यहाँ डबल D आ रहा है, ये इसको E कर दो आप। तो CD और E जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कोई वस्तु 50 हर्ट्ज का कंपन करती है या कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल कितना होगा। देखो आवर्तकाल जो होता है ना, 1T बराबर जो होता है 1 आवृत्ति होता है। क्या होता है? आवृत्ति होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो जो हमारा T होता है, T बराबर 1 आवृत्ति होता है। तो अगर मैं बात करूँ कि हम लोग क्या करेंगे कि जो आवर्तकाल होगा, जब समय आवृत्ति बढ़ती है, आवृत्ति अगर बढ़ रही है, कंपनों की संख्या बढ़ रही है, तो आवर्तकाल घट जाता है। और अगर आवृत्ति जो हो जाती है वो घट रही है, मतलब फ्रिक्वेंसी हमारी घट रही है, तो आवर्तकाल बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, तो इसका बात यहाँ पर बोली गई है कि एक 50 हर्ट्ज का कंपन कर रही है, 5000 हर्ट्ज का कंपन कर रही है कोई वस्तु, और उसका आवर्तकाल कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही चला जाएगा, 0.005 सेकेंड का हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे क्वेश्चन की, किसी वस्तु का आभासी और विवर्धित छवि, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नीफाइड इमेज, बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है, मतलब कौन से लेंस का प्रयोग किया जा सकता है। आभासी का मतलब होता है वर्चुअल, रियल नहीं। रियल इमेज का मतलब होता है रियल जो बिल्कुल दिखाई दे रही है हमें, वर्चुअल मतलब आभासी होती है। ठीक है, और उसके बाद विवर्धित हो रही है, मतलब मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो वो किससे बन रही है? क्या वो एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों से, यहाँ पर अवतल हो सकता है एक वाला है ना पॉइंट, उत्तल लेंस अवतल से या अवतल लेंस उत्तल दोनों से हमारा हो गया और इसके अलावा केवल अवतल से, केवल उत्तल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फोर्थ बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि उत्तल लेंस से ही हमारा आभासी और विवर्धित छवि या फिर हमारी इमेज बनती है। जैसे कि मैं चित्र में आपको दिखाऊं तो ये है, ये देखो इमेज देखो आप लोग यहाँ पर कि एक हमारा कोई वस्तु है वो F
और सी के बीच में रखी गई है। ये एक हमारी कोई ऑब्जेक्ट है। फिर इसके बाद यहाँ से गया ये एक छोटी मतलब इसने यहाँ से निकलेगा लेंस के माध्यम से और यहाँ पर जाएगा। फिर यहाँ से ये इस तरीके से जाके फिर नीचे की साइड ये जो यहाँ पर ये हो रहा है, जब भी इमेज जो होती है इस हमारा एक प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे बनती है ना ये, तो ये आभासी इमेज बनती है हमारी, ठीक है। और ये इमेज हमें कहाँ, यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऊपर यहाँ, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से इसकी इमेज बनती है। वे जिस तरीके मैं कोई एक टॉपिक बोर्ड पर बनाऊंगा या बोर्ड पर लेकर आऊँगा एक नया टॉपिक लेंस का, या फिर हमारा कोई भी जो दर्पण होते हैं उनसे संबंधित, तो उसमें मैं इमेज बनानी सिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस में आभासी और विवर्धित जो है वो इमेज बनती है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे, वो है कि निम्नलिखित में से किस में मानव उत्सर्जन तंत्र मूत्र मार्ग का सही क्रम दर्शाता है। देखो बात की जा रही है कि जो हमारा मूत्र मार्ग का एक सही क्रम है, एक मार्ग है, वो कौन सा है। तो देखो भाई किडनी जो होती है वो पानी को प्यूरीफाई करती है, ब्लड को प्यूरीफाई करती है। तो जब वो ब्लड को प्यूरीफाई करेगी तो उसमें से जितना भी यूरिया वगैरह होगा वो बाहर निकल जाएगा और जो मूत्र वाहिकाएँ होती हैं उनके अंदर जाएगा। फिर मूत्राशय के अंदर जो एक हम जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है हमारा, उससे ऊपर छोटा एक मूत्राशय होता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक मूत्र मार्ग होता है, उससे बाहर निकल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, वृक्क जिसे किडनी कहते हैं। फिर मूत्र वाहिनी वेसल्स होती हैं, फिर हमारा मूत्राशय होता है, फिर हमारा क्या है मूत्र मार्ग होता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे, ओके बड़ा अच्छा प्रश्न है कि कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम्प जिसे कहते हैं ना, क्रैम्प आते हैं, मरोड़ आ जाती है, खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। तो यह किसके कारण होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कोई जिम करने वाला व्यक्ति है या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, तो उसके ना शरीर में एक ऐंठन सी रहती है। शरीर में ऐंठन क्यों रहती है, तो हम लोग ऑप्शन देखें ज़रा, क्योंकि वो जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज हमारा लैक्टिक में चेंज हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो हमारे शरीर में ग्लूकोज हो जाता है वो लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और हमारे जॉइंट्स जो होते हैं, हमारी जो हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं, मसल्स के जो पार्ट होते हैं, उसमें जाकर वो लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऐंठन या फिर एक ऐसा मुड़ जाता हाथ है ना, सीधा होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ उत्पन्न करता है। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूँ तो ये है हमारा कि निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी या रूमिनेंट जिसे कहते हैं वो जंतु कौन सा है, उसका समुच्चय छांटना है। देखो इसका मैं हिंदी में मतलब बताऊं तो वो होता है जुगाली। तो जुगाली करने वाले जंतुओं का समुच्चय देखना हमने कि उसका ग्रुप देखना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर भैंस गाय हिरण कुत्ता, या फिर बिल्ली भैंस हिरण, या फिर भैंस गाय कुत्ता। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही इसलिए है क्योंकि भैंस भी और गाय भी और हिरण भी जुगाली करती है। और देखो इनके बारे में डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ एक बात बोल देता हूँ कि इनके अंदर केवल एक ही पाचक पार्ट होता है, ठीक है। सीधा अमाशय के अंदर भोजन जाता है मुंह से, है ना, माउथ से सीधा अमाशय के अंदर जाता है। तो नंबर नेक्स्ट की मैं बात करूँ आपसे, ओके बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय जो कोई पाचन कार्य नहीं करता है। देखो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पाचक अंग हैं। जब हम लोग भोजन करते हैं, अपना भोजन माउथ कैविटी, माउथ बकल पर जब हमारा मुख गुहा होती है ना, उसमें डालते हैं, तो दांतों में वो जाकर फिर क्या करेगा, पीसेगा। फिर वो हमारे फूड पाइप से होकर, जिसे इसोफेगस कहते हैं, वहाँ से होकर लीवर के संपर्क में आएगा। फिर स्टोमक, पैनक्रियाज इत्यादि, छोटी आंत, बड़ी आंत इत्यादि सब हर जगह से होकर जाए। लेकिन इसने कहा कि वो पाचक अंग जरूर है ना, लेकिन पाचन कार्य नहीं करता है, उसके अंदर कोई पाचन कार्य नहीं होता है। तो वो है हमारी क्या है ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्यों, क्योंकि ग्रिशिका जिसे कहते हैं, पाइप जो होता है जहाँ से फूड हमारा जो होता है भोजन नीचे सरकता है। फिर द्रांत जो होता है या दांत जो होता है हमारा, जिसे हम लोग बड़ी आंत कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो पाचन में भाग नहीं करती है, वो तो पानी को सुखाती है सिर्फ, है ना, जो भोजन के अंदर होता है। फिर मलाशय जो है, मलाशय मतलब रेक्टम होता है, रेक्टम हमारा क्या करेगा, ये भी भोजन को आगे धकेलने का काम करता है हमारे,
है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि गर्शिका हमारी बृहद्रांत जो हो गया, और एक हमारा मलाशय, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये हमारा है कार्य नहीं करते हैं, पाचन कार्य नहीं करते हैं। नंबर नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं आपसे, वो है दीर्घरोम विली जिसे कहते हैं के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, छोटी आंत और बड़ी आंत आपने पढ़ा हो चैप्टर थोड़ा बहुत, तो छोटी आंत में पाचन होता है, संपूर्ण पाचन जिसे कहते हैं। छोटी आंत की जो नलिका होती है, उस नलिका की दीवार जो होती है, उस दीवार पर छोटे छोटे तंतु होते हैं, उन्हें हम लोग दीर्घरोम कहते हैं, उन्हें हम लोग विली कहते हैं। तो जो विली के बारे में यहाँ पर निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिएगा, ये करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो एक बात मैं बता दूं आपको कि पहले इसको पढ़ लो आप लोग, ये क्या दिया गया कि उन कथनों को पहचानिए जो दीर्घरोम को पाचित भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले लक्षण को प्रदान करते हैं। मतलब जो दीर्घरोम के अंदर वो पाचित कराते हैं भोजन को, तो उनके बारे में हमें वो कथन छांटने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मैं आपको बता दूं बिल्कुल सही आंसर। तो इनमें सूक्ष्म रुद्र वाहिकाएं का जाल फैला रहता है जो सतह के निकट होता है। मतलब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसकी दीवार के बिल्कुल पास में होता है जो जाल बना होता है पूरा सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का, एक हमारी ब्लड वेसल्स का, ठीक है। तो उन्हीं ब्लड वेसल्स में हमारी एनर्जी जाती है, और एनर्जी जाकर फिर वो ब्लड में चली जाती है, और ब्लड पूरे शरीर में फैला हुआ, इसलिए पूरे शरीर में ब्लड को मतलब एनर्जी को फैला देती है। नंबर सेकंड ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन कि इनमें महीन छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे भोजन सरलता से गुजर सकता है, और उन हाँ सरलता से गुजर गया, और गुजरने के बाद क्या किया, उसने पूरे शरीर में फैला दिया। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, सी और डी। तो यहाँ पर सी और डी किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, और 30वां क्वेश्चन है जो हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का स्रावण करती है। तो यहाँ पर वो कौन सी ग्लैंड है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन्स को स्रावित करती है। मतलब हार्मोन्स कौन सा होता है जो शर्करा को कंट्रोल करता है ब्लड में, तो वो होता है इंसुलिन। तो इंसुलिन को कौन स्रावित करती है, क्या वो एड्रिनल है, क्या अग्नाशय है, क्या पीयूष है, क्या थायराइड है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। अग्नाशय जिसे पैनक्रियाज कहते हैं वो हमारे क्या करेगी, इंसुलिन को स्रावित करेगी, और इंसुलिन ही क्या करेगा हमारे शरीर में ब्लड के अंदर क्या करेगा, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन हमारे जो सीटेट एग्जाम के साइंस पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आशा करता हूँ हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक यू सो